हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है, चाइनीज़ मीडिया अपने औकात पे आ गए हैं बेसिकली, और इंडिया के बारे में कह रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हाँ कुछ इंस्टेंसेस है जो शायद हो सकता है कि सच है, लेकिन ये होते कौन है? हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को लेके भाषण झाड़ने वाले, जबकि इनके खुद के देश में अनगिनत प्रॉब्लम्स है। तो अपने खुद के देश के प्रॉब्लम सॉल्व कर पहले, बट नहीं, ये तो अपने औकात से मजबूर है और दूसरे देशों में उंगली करने की आदत है। तो आज का जो वीडियो है उसी का एक बड़ा एग्जांपल है, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं तो इनका जम के पेलूंगा। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं कितना नेगेटिवली जो है इंडिया के बारे में चाइनीज मीडिया पोर्ट्रे कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन जो है उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस करूंगा मैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन का मजा उठाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक दिन अगर मैं स्प्रिंग का गॉड बन जाता हूँ तो मैं वसंत में पीच और क्रिसैंथेमम के फूल एक साथ खिले ऐसे अरेंजमेंट्स करूंगा। यह एक कविता है वांग चाओ द्वारा। इसका टाइटल है क्रिसैंथेमम। वांग चाओ लेट टैंग डायनास्टी के पीजेंट अपराइजिंग के लीडर थे। इसे देखकर दया आ रही है कि पतझड़ में क्रिसैंथेमम खिला है। अगर वह 100 फूलों का इंचार्ज हो सकता है तो उसे क्रिसैंथेमम और पीच के फूलों को एक साथ खिलाने की अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। वास्तव में उन्होंने अपनी ग्रेट एम्बिशन को व्यक्त करते हुए लेट टैंग डायनास्टी के शासन के प्रति डिससैटिस्फैक्शन व्यक्त किया है। इसके बाद वांग चाओ विद्रोह भी प्राचीन चीनी इतिहास का एक प्रमुख घटना बन गया। प्रसिद्ध किसान विद्रोह हमारे देश के समांति काल में हुआ। किसानों का बेरहमी से गहराई तक शोषण किया गया। वे अपनी ताकत से एक विद्रोह करके शाही दरबार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हुए। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां स्टेटस और विरासत स्ट्रिक्ट है, भारत की सर्वोच्च जाति ब्राह्मण की शक्ति अकल्पनीय है। ये लोग ऊंचे खानदान में पैदा हुए और वे परमानेंट प्रिविलेज का आनंद लेते हैं। एक राजा के रूप में आपको एक राजा की तरह कार्य करना चाहिए। हमें सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो पिता हो या बेटा। आपकी स्टेटस स्थिर नहीं है, लेकिन भारत की प्रसिद्ध जाति व्यवस्था हायरार्की को सभी के खून में एनग्रेव करती है। आप जीवन भर के लिए अभिशप्त हो जाते हैं अगर आप लोअर कास्ट में जन्म लेते हैं, और इसका इतिहास लेट वैदिक एरा में इसके फॉर्मेशन के बाद से 3000 से अधिक वर्षों का है। भारतीय कास्ट सिस्टम लोगों को 5 लेवल्स में डिवाइड करती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। ब्राह्मण सर्वोच्च जाति है के लोगों के लिए सम्राट कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वे मेनली मॉन्क्स और नोबल्स हैं। एजुकेशन की मोनोपोली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही धार्मिक कानून और कृषि कानून के मोनोपोली के लिए भी जिम्मेदार है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण वास्तव में शक्तिशाली और जन्मजात कुलीन होते हैं। कई देशों में बहुत सारे तरीके होते हैं लोअर क्लास से कुलीन वर्ग में प्रमोट करने का। किसी एक को प्रतिभाशाली सर्विस मिलती है या किसी कुलीन वर्ग से शादी करनी पड़ती क्लास को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए हमारे देश में एक पुरानी कहावत है कि फ्लाई अप द ब्रांच एंड बी अ फेनिक्स। विरासत को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर की ओर बढ़ना। लो कास्ट के लोगों का डिसएडवांटेज है काफी समय के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और शिक्षा के अधिकार से वंचित रहेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्राचीन बुराई का आज भी महत्वपूर्ण प्रभाव है इंडियन सोसाइटी में। मैक्सिको ने ड्रग ट्रैफिकर्स का सफाया कर दिया है। साउथ कोरिया ने अपने बिजनेस माफिया को एलिमिनेट कर दिया है। इंडिया में कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करना रेदर डिफिकल्ट। भारत के संस्थापक प्रधानमंत्री नेहरू एक ब्राह्मण थे। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 1889 में हुआ। 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नेहरू, इंदिरा और राजीव। लेकिन यह कवर अप है पॉलिटिकल सर्कल्स का इंडिया के स्वतंत्रता के बाद का। 16 साल की उम्र में नेहरू पढ़ने के लिए इंग्लैंड के हॉरो पब्लिक स्कूल गए। ब्राह्मणों के लिए एजुकेशन सोर्सेस आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें शूद्रों जैसी नीची जातियों जैसे स्कूल में स्थानों के लिए कम्पीट करने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणों के अपने विशेष विद्यालय या अपने निजी शिक्षक है। वे भारत में स्कूल भी नहीं जाते क्योंकि वे दलितों के साथ एक ही कक्षा में खड़े नहीं रह सकते। नेहरू स्कूल से लौटने के बाद से भारत की डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए कमिटेड थे। नेहरू जिन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जाति व्यवस्था लंबे समय से उनके खून में एकत्रित हो गई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का अर्थ भारतीय लोगों की समानता के लिए प्रयास करना नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने एक बार नेहरू पर टिप्पणी की, टैलेंटेड, एरोगेंट, हैवी टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड और कभी-कभी एग्रेसिव थे। उन्होंने बिना छुपाए श्रेष्ठता की प्रबल भावना दिखाई। नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी बेटी इंदिरा उनके स्थान पर भारत की प्रधानमंत्री बनी। यह कल्पना कठिन है कि फ्यूडल सोसाइटी से अलग होने के बाद उन देशों को छोड़कर जहां अभी भी राजशाही है, हेरेडिटरी सिस्टम की सुप्रीम लीडरशिप भी होगी। ब्राह्मण के प्रिविलेज बाउंडलेस होते हैं।
सभी एलाइड प्रोफेशंस पावर के मोनोपोलाइजिंग सिस्टम में शामिल हैं। पूरा का पूरा समाज सॉलिड गोल्ड की तरह ठोस है। इसे न बाहर से पिघलाया जा सकता है और न ही अंदर से तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ब्राह्मणिज्म की संहिता महिलाओं, बाल विवाह और दहेज पर भारी बेड़ियां लगाती है। शादी व्यवस्था ने उनके कष्टों को बहुत बढ़ा दिया। लड़कियों की शादी 8 से 12 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। 30 वर्ष के आयु के पुरुषों को 12 वर्ष की युवा लड़की से विवाह करना चाहिए। लड़कियों को मेनार्स से पहले अपनी शादी कंफर्म कर लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह पापी है। इसके विपरीत अगर बेटी मेंस्ट्रुएशन से पहले शादी कर लेती है तो पिता मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। 19वीं सदी के अंत तक लड़कियों की शादी 1 या 2 साल की उम्र में हो सकती थी। हालांकि भारत सरकार ने 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पास किया था और 1978 में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। मनु के कानून में यह भी कहा गया कि शादी के समय महिलाओं को दहेज तैयार करना चाहिए। इसलिए पिता को चाहिए कि वह अपनी बेटी के लिए हर कीमत पर दहेज तैयार करे। कम दहेज देने के बाद कुछ महिलाओं को उनके पति के परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया या जला दिया गया। कुछ महिलाएं अपने पति के परिवार के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और आत्महत्या करने का विकल्प चुन ली। एक विधवा का भाग्य और भी दुखद होता है। एक बार जब कोई भारतीय महिला विधवा हो जाती है, वे फैंसी कपड़े नहीं पहन सकती, गहने नहीं पहन सकती और कुछ को अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं। एक महिला अपने जीवन में केवल एक बार ही शादी कर सकती है, भले ही ये 1 वर्ष की आयु में किया गया बाल विवाह हो। सबसे क्रूर सती प्रथा है। महिलाओं को वफादारी दिखाने के लिए इस प्रथा के तहत अपने पति के शमशान में मरना और खुद को जिंदा जलाना होता था। उनका मानना है कि सती प्रथा से मरने वाली महिलाओं को स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। एक इंडियन डिप्लोमेट की पत्नी पालवी बीजिंग में एक तैनात रिपोर्टर थी। उनके द्वारा लिखी गई किताब चाइना एक्सपीरियंस में एक बार चीन में उनके एक अजीब अनुभव का वर्णन किया गया था। यू बोकिंग ने बिना किसी हिंसा के भावना के इस विदेशी अभिजात के सामने खुलकर बात की। उसके बाद उसने उदारता से उससे हाथ मिलाया और उसकी हर हरकत ने पालवी को डीपली शॉक्ड कर दिया। यू बोकिंग जिस शौचालय के आभारी थे वह उनके रेसिडेंस के बहुत करीब था, इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू किया। लो कास्ट के लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि भारत में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। यदि कोई अभिजात वर्ग गलती से किसी हीन व्यक्ति से मिल जाता है जो शौचालय की सफाई में लगा हुआ है, तो वे जल्दी से घर आएंगे और लोअर क्लास की गंदगी को धोने के लिए स्नान करेंगे। पालवी ने यह भी पाया कि चाइनीज आंट्स अपने मेजबानों के साथ बैठकर खा सकती है। ब्राह्मण घर में काम पर हीन लोगों के पास भोजन और कपड़ों की समस्या वाले दलितों की तुलना में बेहतर रहने की स्थिति है, लेकिन इंसान के रूप में अभी भी कोई गरिमा नहीं है। ये उनका बर्थ राइट है, लोअर क्लास से सर्विस का आनंद लेने का और टॉप रिसोर्सेज पाने का। क्या नीची जाति के लोग पढ़कर अपनी तकदीर बदल सकते हैं? एक बार शूद्र जाति के एक व्यक्ति को अपने प्रयासों से एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, लेकिन जब वह स्कूल में ब्राह्मण छात्रों से मिले तो उन्हें झुकना पड़ा। राजकुमार में उसका सामना करने की हिम्मत होगी। जब चैंग सेंग धार्मिकता की ओर बढ़ा तो उसने खुली बाहों से सबको अपना लिया। लेकिन भारत में जो लोग ब्राह्मण हैं, अगर आप 3000 साल पीछे भी जाएंगे तो भी ब्राह्मण के पूर्वज ब्राह्मण ही होंगे और नीच जाति के पूर्वज नीच जाति ही होंगे। भारत में कई कानूनों में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। कुलीन पैदा हुआ और अछूत पैदा हुआ, इसे बदला नहीं जा सकता। चीजें बदल सकती है जब आपको पता चलता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है, लेकिन कास्ट सिस्टम भारत में सामूहिक रूप से अचेतन है। भारतीयों ने कई सदियों पहले ही रिकॉग्नाइज किया कि ये बैकवर्ड सिस्टम उनके प्रगति के रास्ते में बाधाएं लाती है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद चीजें बदल सकती है जब आपको पता चलता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है। कांग्रेस पार्टी के मंच में छुआछूत के खात्मे की बात लिखी गई है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर और अन्य लगातार एक आधुनिक भारत बनाने के लिए खोज और प्रयास कर रहे हैं जिसमें सभी समान हों। नया संविधान अछूत व्यवस्था के एवोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। किसी को फिर से अछूत या अछूत कहना अवैध होगा। दलित व्यवस्था का नतीजा भुगतना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे शॉपिंग मॉल और बाथरूम में जाति के आधार पर सिटीजन्स के एंट्री में रेस्ट्रिक्शन की अनुमति नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट और रोजगार जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि लो कास्ट और अछूत भी गवर्नमेंट पोजीशन पा सकते हैं। नया संविधान अडल्ट्स के लिए यूनिवर्सल सफरेज सिस्टम को अपनाता है। दलितों को भी वोट देने और अन्य नागरिकों की तरह चुनाव लड़ने का अधिकार है। अछूतों के राइट्स की गारंटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन सिस्टम लागू करता है। इस रिजर्वेशन सिस्टम ने दलितों के पॉलिटिकल स्टेटस को इम्प्रूव किया है। भारत सरकार हर साल एक राशि एलोकेट करती है अछूतों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और अछूत बच्चों की एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कॉलेज के एडमिशन में दलित स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व रहता है। लोक कहावत है कि प्रकृति के नियमों से पहले सभी समान हैं। भारत में जाति व्यवस्था से पहले सभी समान हैं। ऊंचे वर्ग हमेशा ऊंचे रहेंगे और हमेशा प्रिविलेज का आनंद लेंगे। अछूत हमेशा अछूत रहेंगे, हमेशा निचले लेवल पर जीवन व्यतीत करेंगे। 总会有土崩瓦解的那一天。 तो सबसे पहले एलवी ने लिखा है कि मैं एक ओवरसीज चाइनीज हूँ और मेरे इंडियन कॉलीग ने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो कि हाईली एडुकेटेड थी, लेकिन लोअर कास्ट होने के कारण मेरे कलीग के फैमिली से किसी भी मेंबर ने इस शादी को अटेंड नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडियंस हमेशा दुखी रहते हैं। लो अब ये हमें खुशी का पाठ पढ़ाएंगे और चाइनीज लोग तो बहुत खुश रहते हैं। एक नजारा देखना चाहेंगे? It's unbelievable, but these are Chinese patients in 2022 who go through quarantine in boxes that almost look like coffins. This very moment, while your country is getting back to normal, I am about to show you by far the most extreme COVID measures that you have ever seen, where your every move is being watched. बहुत खुश हो भाई, इतनी खुशी हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये जो कास्ट के सिचुएशन के बारे में बताया है, हो सकता है कि किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये सच हो। अब चाइनीज लोग तो ऐसे हैं कि 1000 पॉजिटिव इंस्टेंसेस भी अगर दिखे इंडिया के बारे में और एक अगर नेगेटिव दिखे तो वो नेगेटिव हमेशा याद रखेंगे और उसी को उछालेंगे। लेकिन बाद में तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इंडियंस हमेशा दुखी रहते हैं। आई मीन इंडियंस की खुशी तो मतलब चाइना को देख के ही हमारी 50% खुशी है ना, वो ऐसे ही आ जाती है। हमें लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू लिव इन अ कंट्री जहां पे एटलीस्ट सरकार ये नहीं डिसाइड करती कि हम कौन से कलर का अंडरवेयर पहने। जिस हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल करती है तो वो दिन दूर नहीं कि एक कपल के शादी होने पे सुहागरात कहाँ पे और हनीमून कहाँ पे मनाया जाए, ये भी चाइनीज सरकार ही डिसाइड करेगी। उसके बाद हो जेसन ने कमेंट किया है कि कास्ट सिस्टम को कभी भी इंडिया से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि कास्ट डिस्टिंक्शन उनके सरनेम्स पे ही अटैच्ड है। सिर्फ इंडिया में रहने वाले इंडियंस ही नहीं, फॉरेन देशों में रहने वाले इंडियंस भी कास्ट को फॉलो करते हैं और वो अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं करते हैं। उसके बाद थॉम चेरी ने कमेंट किया है कि मैंने सुना है कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री काफी नया है और इस पे कास्ट के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। हाँ चूतिए, मतलब दूसरे प्रोफेशंस में तो कास्ट देख के ही सिलेक्ट की जाती है। इंडिया जहाँ पे मेजोरिटी जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है, वहाँ पे लोग है ना जो प्रॉफिट देखता है, कोई कास्ट नहीं देखता है। और इनफैक्ट हाँ, सरकारी नौकरी में कास्ट देखा जाता है लेकिन लोअर कास्ट जो है उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। इनके कमेंट से साफ पता चलता है कि ये चीज उनके दिमाग में आ भी नहीं सकता। ये सब बस बिना ज्ञान के भाषण झाड़ने में एक्सपर्ट है। उसके बाद डायब्लो किंग ने लिखा है कि सालों पहले भी कास्ट और रिलीजन ये दो जंजीरों से इंडिया बंधा हुआ था और आने वाले समय में भी इंडिया की कंडीशन ऐसी ही रहेगी। नो वंडर की बुद्धा जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करता है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अबे चूतिए साले, हमारे देश में जो रिलीजन स्टार्ट हुआ उसी को उधार में लेके हम ही को ज्ञान झाड़ रहा है। एटलीस्ट रिलीजन तो अपना बना लेते, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी इंडिया को कॉपी करना है। उसके बाद शॉ जेसन ने कमेंट किया है कि मैंने अपने इंडियन कॉलीग से पूछा है और उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत सालों पहले ही कास्ट सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया है इंडिया में। लेकिन हाँ, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है तो हमें उनकी कास्ट सिस्टम की मजाक उड़ाने से पहले जरा खुद के गिरेबान पे झांक के देखना चाहिए। पहली बात तो इंडिया में बुद्धिज्म नहीं, सिर्फ बुद्धिज्म के कुछ तांत्रिक प्रैक्टिस को बैन किया गया है और कुछ भी नहीं। इंडिया ने जो ये ग्रेजुअल सोशल प्रोग्रेस की नीति अपनाई है, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे कोई मेजर सोशल अनरेस्ट नहीं होता है और चाइना की तरह कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती है। ऐसी ट्रेजेडी जिसमें लाखों के तादाद में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें बड़े कंटेनर में छुपाना पड़ता है। और रही बात कास्ट सिस्टम की, तो हमारे अर्बन और रूरल लोगों में जो भेदभाव है, क्या वो कास्ट सिस्टम नहीं है? चलो फाइनली एक सेंसिबल शख्स दिखा जो कि इस इग्नोरेंट कमेंट सेक्शन के कमेंट से काफी अलग है। उसके बाद जो लीकी ने कहा है कि ये इंडिया के पड़ोसी देशों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया अगर डेवलप होता है तो ये उसके पड़ोसी देशों के सेफ्टी के लिए खतरा है। सारे पड़ोसी देशों की बात मत कर, खुद की बात कर। और तेरी फटती है कि इंडिया डेवलप हो रहा है और चाइना की डेवलपमेंट से उनको खतरा था और जो खतरा क्या वो तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क करके बैठा हुआ है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ से उनकी सेफ्टी की कॉम्प्रोमाइज नहीं, उल्टा सेफ्टी बढ़ेगा
और ये हम देख रहे हैं श्रीलंका और नेपाल के साथ, और ऐसे कई सारे देश जिसको चाइना ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन इंडिया जो है अपने नेबर्स का मदद कर रहा है। तो चाइना की ग्रोथ से उसके नेबर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट इंडिया की ग्रोथ से नहीं। उसके बाद STVJ ने कॉमेंट किया है कि अगर इंडियंस को अपने सरनेम्स चेंज करने की आज़ादी हो तो इससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इससे लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली में किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो गधे, सबसे पहली बात तो इंडिया में पूरी आज़ादी है सरनेम्स चेंज करने का, और तुझे शायद नहीं पता है कि इंडिया में इनफैक्ट बहुत सारे जो ब्राह्मण्स है वो अपने सरनेम्स चेंज करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के टाइटल में जो है खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उनको जॉब मिले। तो सीन कुछ उल्टा ही चल रहा है, लेकिन तुझे शायद नहीं पता। बट ऑन ए एंडिंग नोट, सीरियसली कास्ट सिस्टम अभी भी, वैसे तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा जॉब किया है कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बीज हमारे रक्त में इतनी गहराई से इनग्रेव कर दिया गया है कि उस चीज़ से अभी भी हम पूरी तरीके से शायद नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह में, एक चाहे वो शादी हो या फिर दूसरी चीज़ हो, कास्ट को लेके अभी भी प्रॉब्लम्स है, और इसको सीरियसली बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए। मैंने हमेशा कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट किया है, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, और बहुत सारे जगह में मेरे दोस्त, चाहे उनकी घर की कोई पूजा हो या फिर स्पेशल ओकेशन हो, तो मुझे एज अ ब्राह्मण हमेशा इनवाइट किया जाता था और स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन मुझे वो एक्चुअली में बहुत ख़राब लगा था, और मैं तो लोगों के सामने बोलता था कि ऐसा क्यों है कि एक पूजा शुरू होने से पहले उसका जो प्रसाद है वो मुझे पहले दिया जा रहा है, या फिर मुझे एक चीज़ जो है पहले टच करना है उसको, या फिर मुझे बड़े लोग जो है झुक के प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से ही इसका विरोध करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जब तक ये है, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है इसको या तो प्रीवियस, जो कि एक्चुअल इंडियन सिस्टम है जिसमें एक ऊंच नीच कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, वेदों के काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कर्म और सामर्थ्य पर आधारित थी। वो कब जन्म पर आधारित हो गई कोई नहीं जानता। जिसमें कास्ट सिर्फ काम को डिवाइड करने के लिए बनाया गया था, ना कि लोगों को। तो वो सिस्टम, या तो हम वो सिस्टम में चले जाए जिसमें कोई ऊंच या फिर नीच कास्ट नहीं है, सिर्फ काम के बेसिस पे कास्ट डिसाइड होता है, या तो हम बिल्कुल ही पुराने सिस्टम में चले जाए, या फिर कास्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंके। दोनों में से एक हमें करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहीं पे मैं कमेंट का सिलसिला खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।